तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्ट आर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस कंसेप्ट नर्सिंग का यूनिट नंबर 7, जो कि हमारे साथ एडवांस नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ है। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम ये हमारे साथ एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि मसल्स, स्केलेटन, जॉइंट से मिलकर बनता है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं? मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो हमारा जो स्केलेटन है, ठीक है, जो बोन्स है और बोन्स के ऊपर जो मसल्स होते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे साथ जो मुख्तलिफ टेंडेंट्स होते हैं, लेगामेंट्स होते हैं, ठीक है, तो ये सारे मिलके जो सिस्टम बनाते हैं, तो उस सिस्टम को हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहते हैं। तो इस सिस्टम में जितने भी हमारे साथ एबनॉर्मल कंडीशन जो है पाए जाते हैं, या जितने भी हमारे साथ इस सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस होते हैं या डिसऑर्डर होते हैं, तो उसको जो है ना आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ एमसीक्यूज मौजूद है, जिसमें एमसीक्यू नंबर 1 है। एमसीक्यू नंबर 1 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सिम्टम ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज। तो आप सबको पता है कि मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ हमारे साथ वो डिजीज़ होते हैं जिसमें हमारे मसल और स्केलेटन से रिलेटेड मुख्तलिफ किस्म के एबनॉर्मेलिटीज़ जो है पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि वो मंदरजेन में से कौन सा जो है हमारे साथ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ के सिम्टम्स में नहीं आता। तो सिंपल है, विजुअल डिस्टर्बेंस। विजुअल तो आई साइट से रिलेटेड है ना, बाकी जॉइंट पेन, मसल वीकनेस, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, ये हमारे साथ मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस के सिम्टम्स में आते हैं, लेकिन विजुअल डिस्टर्बेंस नहीं आता। तो ऑप्शन सी इसमें आपके पास क्या है? करेक्ट है। टू में कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस प्राइमरीली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ओस्टियोपोरोसिस ये असल में हमारे साथ बोन्स की वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें बॉडी में कैल्शियम की कमी की वजह से जो हमारे ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं, तो वो बोन्स के अंदर जाते हैं, और बोन्स के अंदर जो कैल्शियम डिपॉजिट हुए होते हैं, जो स्टोर पड़े हुए होते हैं, तो ओस्टियोक्लास्ट उसको गुरेदना शुरू कर देती है, उसको बोन से बाहर निकालना शुरू कर देती है। क्यों? ताकि ब्लड में मौजूद जो कैल्शियम की कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो इस वजह से जो बोन्स है उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से बोन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं, और बोन्स में छोटे छोटे पोर्स जो है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं, सुराख बनना शुरू हो जाते हैं। तो इसको हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो कौन सा पार्ट इफेक्ट करता है? बोन्स को इफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन सी आपके साथ इसमें करेक्ट आएगा। काइंडली ये माइक म्यूट करें। एमसीक्यू 3 में कहते हैं कि रिमाटाइड अर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर प्राइमरली इफेक्टिंग विच स्ट्रक्चर। रिमाटाइड अर्थराइटिस, तो ये हमारे साथ एक इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। माइक म्यूट करें। किसका माइक ऑन है? म्यूट करें माइक। ये हमारे साथ वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स है वो अपने ही टिश्यूज़ पर अटैक करते हैं और अपने ही टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो कौन से टिश्यूज़? जो जॉइंट टिश्यूज़ होते हैं उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। 4 में कहते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑलरेडी ओस्टियोआर्थराइटिस की जो पहली वजह है, ठीक है, ओस्टियोआर्थराइटिस जो है ये किस वजह से होती है? जितने भी हमारे साथ बोन्स डिसऑर्डर है, तो कॉमनली इसमें आपको जो मेन वजह देखने को मिलती है, तो वो क्या होती है? एजिंग होती है। तो एजिंग ये हमारे साथ प्राइमरी काज है। इसके अलावा जो दूसरी वजह है वो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्सेज है। मतलब ये है कि हमारी बॉडी में मौजूद जो इम्यून सेल्स होते हैं वो अपने ही बॉडी के टिश्यूज पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास क्या आएगा? करेक्ट आएगा। एमसीक्यूज 5 में कहते हैं कि विच इमेजिंग टेक्निक इज कॉमनली यूज टू डायग्नोज मस्कुलोस्केलेटल डिजीज। हमारे साथ वो कौन सा टेक्निक है जिसके ज़रिए हम मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर को क्या करते हैं? डायग्नोज करते हैं। तो वो हमारे साथ एमआरआई है, मैग्नेटिक रेजोनेंस आपकी इमेजिंग। आवाज बहुत कट रही है। ये सर माइक आवाज म्यूट नहीं करें। आ रही। माइक म्यूट करें माइक। सर आवाज बहुत कट रही है आपकी। माइक म्यूट करें तो आप लोगों को आवाज़ आएंगी ना। माइक सारे म्यूट करें।
सारे स्टूडेंट्स माइक म्यूट करें तो आवाज फिर आप लोगों को क्लियर आएंगी, ठीक है। अगर फिर भी आवाज क्लियर नहीं आती तो कमेंट्स में जो है ना आप लोग फिर बता सकते हैं। तो फिर मैं अभी फिर माइक किसने ऑन किए? अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 में कहते हैं कि एनकाइलोसिंग स्पोंडियोलाइटिस प्राइमरीली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी। एनकाइलोसिस हो, एनकाइलोजिंग हो गई, स्पोंडियोलाइटिस हो गई, ये हमारे साथ हमारे जो स्पाइन है या जो वर्टिब्रल बोन्स होते हैं या वर्टिब्रीज होते हैं, ठीक है, या जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो उस पार्ट को जो है कॉमनली क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो एनकाइलोजिंग या स्पोंडियोलाइटिस जो है ये हमारे साथ वो एबनॉर्मल बोन डिसऑर्डर है जो कि हमारे बॉडी के जो स्पाइन्स होते हैं उसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। सही है, इसमें आपके पास ऑप्शन बी जो है ये क्या आएगा, करेक्ट आएगा, स्पाइंस। 7 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग मस्कुलोस्केलेटल डिजीज। कहते हैं कि मंदरजेल में से हमारे साथ कौन सा जो है वो रिस्क फैक्टर्स में नहीं आता, ठीक है, जिसकी वजह से मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेज जो है वो डेवलप नहीं होते। सही है, तो हमारे साथ हेल्दी डाइट जो है ये हमारे साथ क्या है, वो फैक्टर है जिसकी वजह से मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस काज नहीं होते, ठीक है, बल्कि ये इस तरह के डिजीजेस से आपको प्रिवेंट करती है। बाकी फैमिली हिस्ट्री में ये मस्कुलोस्केलेटल डिजीजेस की जो रिकॉर्ड है वो आ सकती है, स्मोकिंग की वजह से भी इफेक्ट हो सकती है और सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है। एमसीक्यूज नंबर 8 में कहते हैं कि फाइब्रोमियल्जिया, मिलेजिया एल्जिया का वर्ड जहां पर भी आएगा तो इसका मतलब क्या है, पेन है। तो फाइब्रोमायल्जिया, माया मतलब मसल है, तो फाइब्रोमायल्जिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वाइड स्प्रेड ऑफ व्हाट, वाइड स्प्रेड ऑफ मसल पेन। ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें पूरे मसल में जो है ना पेन आपको फील हो रही होती है, शदीद दर्द जो है आपको फील होती है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रोमायल्जिया कहते हैं। काइंडली ये कौन बार बार अपने माइक को ऑन कर रहे हैं? सैमसंग वाली और खदीजा निसार हेलो, काइंडली माइक म्यूट रख। ये लोग बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा जी, मजीद आगे बढ़ते हैं। क्यों ये बार बार आप ऑन कर रही हो आप? यार ये कौन है, ये सैमसंग वाली कौन है, सैमसंग वाली? हम डिस्कस कर रहे थे। एमसीक्यूज नंबर 9 में कहते हैं कि गाउट इज काज बाय द बिल्डिंग अप ऑफ विच सब्सटेंस इन द जॉइंट। गाउट जो है ये हमारे साथ एक जॉइंट डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें यूरिक एसिड जो है ना वो बनना शुरू हो जाता है और जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो है ना यूरिक एसिड जो है वो क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, गाउट कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, गाउट कहते हैं। सही है। एमसीक्यूज नंबर 10 में कहते हैं, एमसीक्यूज नंबर 10 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर मस्कुलोस्केलेटल डिजीज। तो मस्कुलोस्केलेटल डिजीज के लिए जो कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जो कॉमनली हम प्रियोरिटाइज करते हैं वो क्या है, फिजिकल थेरेपी है। सही है। 11 में कहते हैं विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन द इन्फ्लेमेशन ऑफ बोरसाई। बोरसाई जो है ये हमारे साथ क्या होती है, ये हमारे साथ टिश्यूज होती है, ठीक है, बोरसाई। तो इसमें जब क्या हो जाती है, बुरसाएं जो है ये क्या है, जो कि बोन्स, टेंडन, मसल्स और जो है जो ना वो स्किन, जॉइंट्स के दरमियान हाँ हाँ, तो ये जो है ना कुशन के तो कुशन, हाँ, कुशन के तौर पर रोल प्ले करती हैं, ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर रोल प्ले करती हैं। तो जब इसमें इन्फ्लेमेशन होती है तो फिर इसको हम बुरसाइटस कहते हैं। क्या कहते हैं, बुरसाइटस। एमसीक्यूज नंबर 12, विच टाइप ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज
कोई क्वेश्चन है? Which type of musculoskeletal नो disease सर। is caused by wear and tear on the joints over time? तो ऑलरेडी आप सबको पता है कि हमारे साथ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की वो एबनॉर्मेलिटी, वो डिजीज जिसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो टाइम के साथ साथ उसकी जो है ना टेयरिंग हो रही होती है, रप्चरिंग उसमें आ रही होती है, तो ये हमारे साथ ओस्टियो अर्थराइटिस है। ठीक है, जॉइंट्स होंगे तो अर्थराइटिस होगा, अगर बोन्स है तो फिर ओस्टियो होंगे। ठीक है, ओस्टियोपोरोसिस हो गए। ठीक है, इस तरह से 13 में कहते हैं कि द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डिस्ट्रोफी से मुराद ये है कि हमारे मसल्स की जो शेप है, ठीक है, वो एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो कहते हैं कि डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जो प्राइमरी सिम्टम है वो क्या है? मसल्स का वीक हो जाना। ठीक है, मसल वीकनेस। 14 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ अ मस्कुलोस्केलेटल ट्यूमर, तो लिम्फोमा जो है ये हमारे साथ मस्कुलोस्केलेटल ट्यूमर के टाइप में नहीं आता। बाकी ओस्टियोमा मतलब बोन ट्यूमर, सरकोमा हो गए, इसी तरह से कोंड्रो सरकोमा, कोंड्रो मतलब जो कार्टिलेज होता है, ठीक है, उसमें जब कैंसर काज हो जाए तो फिर उसको हम कोंड्रो सरकोमा कहते हैं। लेकिन हमारे साथ जो लिम्फोमा है ये मस्कुलोस्केलेटल ट्यूमर्स में नहीं आता। 15 में कहते हैं कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस, तो ओस्टियो अर्थराइटिस ये हमारे साथ सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है अर्थराइटिस की। ठीक है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन की। 16 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम, कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम क्या है? कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम, कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम जो है ये असल में हमारे साथ एक ऐसा सिंड्रोम होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो मीडियल नर्व होता है रेस्ट का, आप लोगों ने अक्सर देखा भी होगा। ठीक है, कुछ फीमेल में इस तरह की कंडीशन ज़्यादातर देखने को मिलती है कि हमारे जो कलाई है ना, कलाई में जो 8 बोन्स होते हैं, तो इस 8 बोन्स की वजह से इसके नीचे नर्व गया हुआ होता है जो कि हमारे उंगलियों की तरफ, उंगलियों की मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल करती है। तो ये जो नर्व होता है कलाई के बोन्स के नीचे, ठीक है, तो वो जो है ना इन बोन्स की वजह से क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है, प्रेशराइज हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना क्या होती है, इस वजह से फिर बार बार जो है ना पेशेंट को उंगलियों में जो है ना नमनेस फील होती है, उनको जो है ना टिंगलिंग फील होती है। टिंगलिंग से मुराद ऐसे फील होते हैं जैसे उनकी उंगलियों पर चूंटियां जो है ना वो क्या कर रही हो, मूवमेंट कर रही हो। और इसके साथ साथ जो उनका हाथ होते हैं और जो फिंगर होते हैं वो वीकनेस का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को फिर प्रॉपर तरीके से ग्रैब नहीं कर पाते, पकड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें कॉमनली क्या होता है, हैंड नमनेस होता है। ऑप्शन सी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। 17 में कहते हैं व्हाट इज द मेन काज ऑफ कार्पल ट्यूनर सिंड्रोम, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि रिपीटेटिव हैंड मूवमेंट या पुअर पोस्चर या विटामिन डिफिशिएंसी या हाई कोलेस्ट्रॉल, तो रिपीटेटिव मूवमेंट, हैंड मूवमेंट की वजह से बोन्स के नीचे जो नर्व होते हैं वो कंप्रेस हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। 18 में कहते हैं विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, मतलब ये है कि ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है। वैसे तो अगर आप देखें तो स्पाइन अगर बिल्कुल सामने से देखें तो आपको ऐसे दिखाई, सीधा दिखाई देता है। अगर आप उसको साइड से देखते हैं तो आपको स्पाइन में जो है ना इस तरह से थोड़ा सा एस टाइप नजर आएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारे साथ वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें स्पाइन में एक कर्वेचर आया होता है, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला जो कर्वेचर होता है, इस कर्वेचर के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्कोलियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कोलियोसिस कहते हैं। या इस तरह से अगर सामने से आप इसको देखते हो तो स्पाइन जो है ना ये आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। मतलब ये है कि दरमियान में जो है ना ये इसने एंगल बनाया होता है, बिल्कुल एबनॉर्मली बाहर की तरफ इस तरह से निकला हुआ होता है, तो इस कंडीशन को हम स्कोलियोसिस कहते हैं। समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी, वेरी गुड। तो हम अब मज़ीद आगे बढ़ेंगे और मज़ीद इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जी। अच्छा जी।
एमसीक्यूज 19 की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यूज 19 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एनकाइलोसिंग स्पॉन्डियोलाइटिस। तो विजुअल डिस्टरबेंस जो है ये एनकाइलोसिस स्पॉन्डियोलाइटिस के सिम्टम्स में नहीं आता। बाकी बैक पेन का होना, बॉडी का स्टिफ हो जाना या थकावट का होना, ये कॉमनली आपको एनकाइलोसिंग स्पॉन्डियोलाइटिस में देखने को मिलता है। एमसीक्यूज 20 में कहते हैं कि विच टाइप ऑफ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू। तो लूपस जो है ये हमारे साथ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज की वो किस्म है जो कि हमारे जो कनेक्टिव टिश्यूज है उसको क्या करती है, अफेक्ट करती हैं। अब आप लोग कहेंगे कि ये लूपस क्या है। तो लूपस जो है ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारे साथ जो ऑटो इम्यून डिजीज होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, जो हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। और उसके एक्टिवेट होने की वजह से हमारे बॉडी के जो अपने इम्यून सेल्स होते हैं तो वो हमारे बॉडी के जो हेल्दी टिश्यूज होते हैं उस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको डैमेज कर देते हैं। तो डैमेज होने की वजह से वहाँ पर इन्फ्लेमेशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, लूपस कहते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज लूपस, तो आप उनको सिंपली ये कहे कि ये हमारे साथ एक क्रोनिक ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसमें हमारे इम्यून सेल्स खुद अपने ही टिश्यूज पर अटैक करके उसको डैमेज करना शुरू कर देती है और वहां पर इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यूज में जो है ना इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है। तो ये हमारे साथ मस्कुलोस्केलेटल डिजीज की क्या है, एक किस्म है। 21 में कहते हैं कि व्हाट इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। तो कॉमन सिम्टम ओस्टियोआर्थराइटिस की क्या है, जॉइंट स्टिफनेस आपको देखने को मिलेंगी, जिसकी वजह से आप अपने जो एक्टिविटीज है रोजमर्रा के काम है उसको करने में आपको फिर क्या होती है, दुश्वारी होती है और प्रॉपर तरीके से उसको आप पूरा नहीं कर पाते। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ कॉमन सिम्टम है ओस्टियोआर्थराइटिस की। मजीद आगे बढ़ेंगे और मजीद इसको अब हम आगे डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज 22 की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यूज 22 में क्या कहते हैं, एमसीक्यूज 22 में कहते हैं कि रीमाटाइड अर्थराइटिस इज प्राइमरीली करेक्टराइज्ड बाय। रिमाटाइड का वर्ड आया तो वही बात है कि इसमें हमारे बॉडी में मौजूद जो इम्यून सेल होते हैं वो खुद ही अपने जॉइंट टिश्यूज पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो ऑटो इम्यून अटैक ऑन जॉइंट लाइनिंग, ठीक है, ये कॉमनली आपको रिमाटाइड अर्थराइटिस में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। 23 में कहते हैं कि विच जॉइंट इज मोस्ट कॉमनली इफेक्ट बाय ओस्टियोआर्थराइटिस। तो नी जॉइंट जो है ये कॉमनली इफेक्ट होते हैं, ठीक है। Rheumatoid arthritis typically affect what small joints in the hand and feet symmetrically, ठीक है। तो हमारे हैंड और फीट में जो छोटे छोटे जॉइंट्स होते हैं उसको कॉमनली क्या करती है, इफेक्ट करती है। 25 में कहते हैं व्हाट इज अ टिपिकली फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर रिमाटॉइड अर्थराइटिस। तो चूंकि इसमें इन्फ्लेमेशन हुई होती है तो हम क्या करते हैं, हम डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रिमाटाइड ड्रग्स, एक तो ये हो गया, और इन्फ्लेमेशन के लिए हम एनसेड देते हैं जिसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म हो जाती है और इसके अलावा जो पेन है उससे भी छुटकारा आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो जाता है पेशेंट को। तो इसमें ऑप्शन डी हमारे साथ क्या आता है, करेक्ट आता है। मतलब यह है कि रिमाटाइड अर्थराइटिस के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, उनको मेडिकेशन देते हैं। 26 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए बगैर किसी मेडिसिन के जो ट्रीटमेंट है तो वो क्या है, तो वो ये है कि वेट मैनेजमेंट एंड एक्सरसाइज। डेली बेस पर आप अगर एक्सरसाइज करें और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना छोटे छोटे वजन उठाया करें जिससे आपका एक्सरसाइज हो, तो इससे आप ओस्टियोआर्थराइटिस से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। 27 में कहते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ रिमाटाइड फैक्टर इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच कंडीशन। कहते हैं कि वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें आपको कॉमनली रिमाटाइड फैक्टर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से बाद में रिमाटाइड अर्थराइटिस उस पेशेंट को काज होती है। तो रिमाटाइड अर्थराइटिस में जो रिमाटाइड अर्थराइटिस में आपको रिमाटाइड फैक्टर जो है वो देखने को मिलती है, जाहिर बात है, ठीक है।
अच्छा जी, 28 में कहते हैं कि मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग लॉन्गर देन 30 मिनट इज अ टिपिकल सिम्टम ऑफ व्हाट, रिमाटाइड अर्थराइटिस। मतलब ये है कि सुबह सवेरे जो जॉइंट्स है उनका जेम हो जाना, जिसकी वजह से आप किसी किस्म की मूवमेंट नहीं कर पाते, और जब पाँव को हिलाते तो बहुत शदीद दर्द जो है आपको उसमें फील होती है, महसूस होती है, और बिल्कुल चल नहीं पाते उसकी वजह से, ठीक है। तो रीमाटाइड अर्थराइटिस में ये चीज़ आपको कॉमनली देखने को मिलती है। 29 में कहते हैं कि व्हाट डज द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद रिमाटाइड अर्थराइटिस टिपिकली फोकस ऑन। वो पेशेंट जिनको रिमाटाइड अर्थराइटिस हुई होती है, तो ऐसे पेशेंट के लिए नर्सेज क्या रिकमेंड करते हैं, क्या केयर देते हैं। तो मैनेजिंग पेन एंड इन्फ्लेमेशन, ज़ाहिर बात है इसमें पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कॉमनली देखने को हमें मिलती है, तो हम क्या करते हैं, सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उनके पेन से उनको छुटकारा दिलाने की कोशिश करते हैं, और उनकी जो इन्फ्लेमेशन, जो सोजिश हुई होती है, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। 30 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर अ सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर सेवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट जो है ये सेवियर कंडीशन में क्या की जाती है, रिकमेंड की जाती है सर्जिकल ट्रीटमेंट के तौर पर, ठीक है। MCQs 31 की जी सर। MCQs 31 की तरफ आ जाते हैं। कहते हैं कि रिमाटाइड अर्थराइटिस इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग वर्ड। जाहिर बात है, जब रिमाटाइड अर्थराइटिस होती है तो रिमाटाइड अर्थराइटिस की वजह से जो दूसरे कॉम्प्लिकेशन या दूसरी बीमारी के होने का खदशा बढ़ता है, तो उसमें से कॉमन बीमारी क्या है, हार्ट डिजीज है। क्यों? क्योंकि बंदा चलने फिरने से कासिर हो जाता है, तो इस वजह से खाना पीना तो वो सही से खाते लेकिन चल फिर नहीं सकते, तो इस वजह से फेट डिपोजिशन होना शुरू हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है, और इस वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो काज होना शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद जो है ना कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ हो जाती है, और हार्ट जो है इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो जाता है। तो हार्ट डिजीज़ जो है ये कॉमनली जो है रिमाटाइड अर्थराइटिस की वजह से उसके कॉम्प्लिकेशन में हमारे साथ आती है। सही है? कोई कंफ्यूजन है जी क्वेश्चंस सर। में? नो सर। इजी है ना? जी सर। ओके, वेरी गुड। MCQs 32 में कहते हैं कि द इथियोलॉजी ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। तो ओस्टियोआर्थराइटिस की जो वजह है वो क्या है, वो हमारे जॉइंट्स का वेयर और टेयर हो जाना, ठीक है। जॉइंट में क्या हो जाती है, वेयरिंग टेयर। वेयर टेयर से मुराद ये है कि टूट फूट जाते हैं, ठीक है, एक ये वजह है, और दूसरी वजह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो इसमें आप जो है ना, मैं आपको जो है ना ऐसे करता हूँ कि आप जो है ना ये ऑप्शन सी को इसमें काटे, और ऑप्शन बी को जो है ना आप मार्क करें। ओस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये क्या है, प्राइमरी वजह है ओस्टियोआर्थराइटिस की, ठीक है। जी सर। नहीं नहीं नहीं, ओस्टियोआर्थराइटिस की नहीं, रिमाटाइड अर्थराइटिस में ये होता है। वेयरिंग एंड टेयरिंग ऑफ द जॉइंट जो है ये हमारे साथ प्राइमरी काज है किस चीज की, ओस्टियोआर्थराइटिस की। सही है। तो ऑप्शन ओके सी सर। इसमें आपके पास करेक्ट है। सही ठीक है, है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर सर। नहीं है। 33 में कहते हैं कि व्हाट इज वन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ रिमाटाइड अर्थराइटिस कंपेयर टू ओस्टियो। अच्छा जी, ओस्टियो अर्थराइटिस रिमाटाइड अर्थराइटिस में जो कॉमन जो फ़र्क हमें देखने को मिलता है, तो पहला फ़र्क तो ये है कि ओस्टियो अर्थराइटिस में किसी किस्म की इम्यून सेल जो है वो अटैक नहीं करते, ठीक है, जबकि रिमाटाइड में करते हैं। दूसरी जो इसमें डिफरेंस है वो ये है कि ये हमारे साथ इसमें हमारे साथ साइमेट्रिकल जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होती है। मतलब रिमाटाइड अर्थराइटिस में जो है ना हमारे साथ साइमेट्रिकली, मतलब ये है कि एक जैसे जॉइंट जो है वो हमारे साथ क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं। मतलब एट अ टाइम सारे जॉइंट जो होते हैं वो हमारे साथ, या सेम जॉइंट जो है वो क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं एक ही जैसे। सही है, एकदम से। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ क्या आता है, करेक्ट आएगा। 34 में कहते हैं कि जॉइंट डिफॉर्मिटी इन रिमाटाइड अर्थराइटिस कैन रिजल्ट फ्रॉम। ये किस वजह से जॉइंट की में ख़राबी जो है ना
रिमाटॉइड अर्थराइटिस में जॉइंट में जो ख़राबी आती है, तो इस ख़राबी की वजह से क्या होता है, जो कार्टिलेज और जो बोन्स है इनके दरमियान में जो है ना फ्रिक्शन काज हो जाती है, जिसकी वजह से कार्टिलेज और बोन जो है ना वो एरोजन का शिकार हो जाती है, मतलब कुरेदना वो शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी में आपके पास करेक्ट आएगा। 35 में कहते हैं कि अ नर्सिंग गोल इन द मैनेजमेंट ऑफ अ पेशेंट विद ओस्टियोआर्थराइटिस, वो पेशेंट जिनको ओस्टियोआर्थराइटिस हुई होती है, तो इनके लिए नर्सिंग जब नर्सेज जब केयर देते हैं, तो केयर देने का जो बुनियादी गोल होता है वो क्या होता है, उनके पेन और उसके साथ साथ जो जॉइंट की फंक्शनिंग है, मतलब जो रेंज ऑफ मोशन है उसको इम्प्रूव करना, उसको बेहतर बनाना, ताकि ज़्यादा लिमिट तक जो है ना, ज़्यादा रेंज तक जॉइंट मूवमेंट कर सके, तो इस वजह से किसी किस्म की स्टिफनेस जो है फिर वो पेशेंट को नहीं होंगी जॉइंट में। 36 में कहते हैं कि व्हाट रोल डू बायोलॉजिकली हमारे साथ जो ड्रग्स होते हैं, ठीक है, एंटी रिमाटाइड अर्थराइटिस डिजीज़ के लिए जो यूज़ होते हैं, तो कहते हैं कि ये ड्रग जो है ना हमारे साथ कौन सा रोल प्ले करते हैं रिमाटाइड अर्थराइटिस ट्रीटमेंट में, तो इसका काम ये होता है कि ये इस डिजीज़ को बढ़ने से क्या करता है, रोकता है, और डिजीज़ के बढ़ने की जो रफ्तार है उसको क्या करती है, स्लो करती है। 37 में कहते हैं विच सिम्टम वुड यू नॉट टिपिकली एसोसिएट विद रूमेटॉइड ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे साथ जो सिम्टम जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होता, तो वो एरिथमिया या एरिथमा ऑफ ऑफ द स्किन ओवर द जॉइंट। ठीक है, मतलब जॉइंट के ऊपर जो स्किन होता है, तो उस स्किन पर किसी किस्म की रेड सर्कल वगैरह या रेड डॉट्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते, तो ये जो है ना हमारे साथ ओस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आएगा। 38 में कहते हैं कि एजुकेशनल टॉपिक फॉर अ पेशेंट विद रिमाटॉइड अर्थराइटिस वुड इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, एजुकेशनल टॉपिक फॉर अ पेशेंट, वो पेशेंट जिनको रिमाटॉइड अर्थराइटिस हुई होती हैं, तो उनके लिए जो एजुकेशनल टॉपिक हैं, ठीक है, तो वो कौन से हो सकते हैं, नीड फॉर रेगुलर हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज, ज़ाहिर बात है हम पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करे, तो एक्सरसाइज ही ये हमारे साथ मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होती हैं रिमाटॉइड अर्थराइटिस में। ठीक है, 39। एक्सरसाइज ना करे ज्यादा। जी, सर वो है कि इंक्लूडिंग ऑल एक्सेप्ट, इनमें से एक नहीं है, वो ये है कि उसको हम हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज नहीं कहेंगे। हाँ, इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, सॉरी इसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं था, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारे साथ मतलब ये है कि मुसलसल आपने इनसे एक्सरसाइज नहीं करानी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इनकी जो रेंज उनको ऑफ सर मोशन पेन है हो वो क्या गया हुई होती है, और लिमिटेड हुई होती है, दर्द। तो अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते तो वो बेचारे जो है ना पेन की वजह से ही मर जाएंगे, तो आपने जो है ना हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज या जो हाई वेट लिफ्टिंग वाले एक्सरसाइज है वो आपने इनसे नहीं करानी। 39 में कहते हैं कि विच डायग्नोस्टिक टूल इज ऑफन यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड रिमाटॉइड अर्थराइटिस, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमाटॉइड अर्थराइटिस के लिए जो मुख्तलिफ टूल्स है, ठीक है, डायग्नोस्टिक टूल, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो डायग्नोसिस है वो हम एक्सरे इमेजिंग के ज़रिए करते हैं, जबकि रिमाटॉइड अर्थराइटिस के लिए कॉमनली हम क्या करते हैं, एमआरआई वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये इनमें मेन डिफरेंस आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। ओस्टियोआर्थराइटिस में आपके बोन्स जो है ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और रिमाटॉइड अर्थराइटिस में जस्ट जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर जो है ना इन्फ्लेमेशन हुई होती है, जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज जो है ना क्या हुए होते हैं, इफेक्ट हुए होते हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई होती है। 40 में कहते हैं कि विच फैक्टर इज कंसीडर अ रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपिंग ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस, तो जाहिर बात है हमारे साथ ओस्टियोआर्थराइटिस के डेवलप होने के लिए जो रिस्क फैक्टर में हमारे साथ जो फैक्टर्स आते हैं, तो वो क्या हैं, हाई बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स अगर हाई हो, ठीक है, तो बॉडी मास इंडेक्स से मुराद क्या है, बॉडी मास इंडेक्स से क्या मुराद है, मास पर वॉल्यूम, या हमारे साथ जो क्या होते हैं, मतलब ओवरवेट हो जाना, सही है, तो ये जो है, यस सर। हाँ, तो ये हमारे साथ जो है ना वो रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ओस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो सकती हैं।
फिर इसके बाद एमसीक्यूज 41 में कहते हैं कि व्हाट इज ओस्टियोमेलाइटिस। तो ओस्टियो और मेलाइटिस मतलब वो कंडीशन जिसमें हमारे बोन्स के साथ साथ हमारे मसल में भी क्या हुई हो, इन्फ्लेमेशन हुई हो, और बोन्स के साथ साथ मसल भी जो है ना, स्केलेटल मसल इफेक्ट हुए हो, तो इस कंडीशन को हम ओस्टियोमेलाइटिस कहेंगे। क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा जी, मजीद हम आगे बढ़ते हैं। और तो ओस्टियोमिलाइटिस क्या है? इन्फेक्शन ऑफ बोन्स टिश्यू। बोन्स टिश्यूज में जब इन्फेक्शन काज होती है, ठीक है, तो उस इन्फेक्शन की वजह से बोन्स तो इफेक्ट होते ही होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मसल्स होते हैं वो भी मुतासर हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं ओस्टियोमिलाइटिस, और ये जो है ना इन्फेक्शन ऑफ बोन टिश्यूज की वजह से काज होती हैं। MCQs 42, Which organism is most commonly responsible for osteomyelitis? तो स्टेफिलोकोकस ओरियस ये हमारे साथ वो बैक्टीरिया हैं, ठीक है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ओस्टियोमिलाइटिस डिसऑर्डर को काज करने में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है बी। 43 में कहते हैं कि हाउ ओस्टियोमिलाइटिस मोस्ट कॉमनली डायग्नोस। ओस्टियोमिलाइटिस को डायग्नोस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन के जरिए भी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट के जरिए भी। ब्लड टेस्ट के जरिए हमें उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता चल जाता है, और एक्सरे के जरिए भी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इस पे हमारे साथ करेक्ट आएगा। 44 में कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन सिम्टम ऑफ ओस्टियोमिलाइटिस। तो जाहिर बात है, ओस्टियोमिलाइटिस में इन्फेक्शन हुई होती है, तो इन्फेक्शन की वजह से फीवर जो है ये कॉमनली आपको देखने को मिलेगा। बॉडी टेम्परेचर क्या हुआ होता है, एलिवेट हुआ होता है। 45 में कहते हैं कि ओस्टियोमिलाइटिस कॉमनली इफेक्ट विच एज ग्रुप। तो हमारे साथ एल्डर बड़े लोगों में भी हो सकता है, ठीक है, एडल्ट में भी हो सकता है, और चिल्ड्रन में भी ये हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे साथ करेक्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों पर भी अटैक कर सकते हैं, बड़ों पर भी, और बूढ़ों पर भी कर सकते हैं। सही है। 46 में कहते हैं कि कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर ओस्टियोमिलाइटिस। ओस्टियोमिलाइटिस किस वजह से काज हो सकता है? तो ट्रॉमेटिक इंजरी। आपने रोड ट्रैक एक्सीडेंट किया हो, तो रोड ट्रैक एक्सीडेंट की वजह से जो कट लगा होता है स्किन में, या जो जहां से ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उसी एरिया के ज़रिए जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाता है आपकी बॉडी में, और फिर आपकी बोन्स वगैरह को इफेक्ट करते हैं। तो ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से ओस्टियोमिलाइटिस जो है ये काज हो सकता है कॉमनली। 47 में कहते हैं कि chronic osteomyelitis is characterized by which of the following। तो पीरियड ऑफ रीइमेजन एंड एक्सर्बेशन, ठीक है, मतलब ये है कि मुसलसल इस इन्फेक्शन का होना, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ना इसका बढ़ते रहना, या एग्जर्बेशन, एग्जर्बेशन, ठीक है, एग्जर्बेशन है या एग्जर्जरेशन है, जो भी है, बस आप इसको खुद देख। एग्जैस्परेशन। हाँ हाँ, तो इस वजह से जो है ना क्रोनिक ओस्टियोमिलाइटिस कॉमनली काज हो सकती है। 48 में कहते हैं कि काइंडली ये माइक म्यूट करें प्लीज। माइक म्यूट करें, माइक। आज का जो हमारा लेक्चर है पोस्टारेन फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट एडवांस कंसेप्ट इन नर्सिंग का यूनिट नंबर 7 हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो पिछले क्लास में हमने MCQs 45 तक डिस्कशन कर ली थी। अब मज़ीद इससे आगे हम जाएंगे और इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ MCQs नंबर 46 मौजूद है। कहते हैं कि व्हाट इज़ अ कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस का कल भी मैंने आपको कहा था कि ओस्टियोमाइलाइटिस जो है ये हमारे साथ क्या होते हैं, वो एबनॉर्मल कंडीशन होती है हमारे स्केलेटल मसल का, जिसमें हमारे जो मसल्स होते हैं, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन होने की वजह से जो है ना हमारी जो एक्टिविटीज़ है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसको नॉर्मली हम क्या कहते हैं, इसको नॉर्मली हम ओस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। तो बच्चों में या हमारे साथ ओस्टियोमाइलाइटिस के होने के जो रिस्क फैक्टर है, जो कॉमन रिस्क फैक्टर है, वो क्या है, वो हमारे साथ
ट्रॉमेटिक इंजरी है। ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से ओस्टियोमिलाइटिस जो है ये कॉमनली हो सकती है। एमसीक्यूज नंबर 47 की तरफ आ जाते हैं। एमसीक्यूज 47 में कहते हैं कि क्रॉनिक ओस्टियोमिलाइटिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्रॉनिक का आप सबको पता है कि बार बार जो है ना एक स्केलेटल डिसऑर्डर का, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का होना, तो इसका टाइम पीरियड जो है वो फिर क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। तो क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हम किस चीज से पहचानते हैं, तो पीरियड पीरियड ऑफ रिमिशन एंड एग्जर्बेशन, ठीक है। मतलब ये है कि बार बार जो है ना इस डिसऑर्डर का होना, तो ये एक कॉमन सिम्टम है किस चीज का, क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस का। फिर इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 48 की तरफ आते हैं। कहते हैं कि विच ट्रीटमेंट इज प्राइमरली यूज फॉर ओस्टियोमाइलाइटिस। तो आप सबको पता है कि माइको जो हमारे साथ बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की वजह से जो है ना मस्कुलोस्केलेटल में इन्फेक्शन होती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। तो कॉमनली बैक्टीरिया के लिए हम एंटीबायोटिक्स ही यूज करते हैं। 49 में कहते हैं कि इन ओस्टियोमाइलाइटिस व्हाट डज द टर्म सीक्वेस्ट्रम रेफर टू। ओस्टियोमाइलाइटिस में हम एक टर्म यूज करते हैं सीक्वेस्ट्रम। तो सीक्वेस्ट्रम का मतलब क्या है, सीक्वेस्ट्रम का मतलब ये है कि डेड बॉन्ड दैट हैज सेपरेटेड फ्रॉम लिविंग बोन्स। जो हमारे साथ डेड टिश्यूज होते हैं बोन्स के, ठीक है, तो वो हमारे बोन्स के जो लिविंग टिश्यूज होते हैं उससे अलग होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो बोन्स की डेंसिटी है, जो बोन्स की स्ट्रेंथ है, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती चली जाती है और बोन्स जो है वो वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो सीक्वेस्ट्रम का मतलब ये है कि डेड बोन टिश्यूज का हेल्दी बोन टिश्यूज से क्या हो जाना, अलग हो जाना। सही है। 55 में कहते हैं कि विच इमेजिंग टेक्निक इज प्राइमरली यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो जाहिर बात है एमआरआई जो है ये हम कॉमनली, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है ये कॉमनली हम करते हैं। सही है। 51 में कहते हैं कि व्हाट इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस। ओस्टियोमाइलाइटिस की वजह से दूसरे कौन से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां या डिसऑर्डर लग सकते हैं। तो बोन नेक्रोसिस इसमें कॉमनली होती है, जो कि अभी हमने पढ़ा भी है सीक्वेस्ट्रम में, ठीक है। तो बोन्स की जो टिश्यूज है उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है और इस तरह से बोन्स की डेंसिटी टाइम टू टाइम वो रिड्यूस होती चली जाती है। 52 में कहते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर पेशेंट विद ओस्टियोमाइलाइटिस शुड इंक्लूड। अब वो पेशेंट जिनको ओस्टियोमाइलाइटिस हुई होती है, तो इस तरह के पेशेंट को नर्सिस ने कैसे मैनेज करना होता है, रेगुलर चेंजिंग ऑफ पोजीशन टू प्रिवेंट प्रेशर सॉर। प्रेशर अल्सर या प्रेशर सोर से बचने के लिए हम जो है ना रेगुलरली डेली बेसिस पर जो है ना पेशेंट की जो पोजीशन है उसको हम क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो ये वो कंडीशन है जिसके ज़रिए जो है हम पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको दोबारा से मेंटेन कर सकते हैं, उनको मज़ीद कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। फिर 55 में कहते हैं कि विच फैक्टर इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग ओस्टियोमाइलाइटिस वाई हिमाटोजीनियस स्प्रेड। कहते हैं कि हमारे साथ वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हिमाटोजीनियस स्प्रेड की वजह से ओस्टियोमाइलाइटिस जो है उसके पैदा होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें हमारे साथ इम्यूनो डिफिशियंसी ज़ाहिरी बात है, इसके अलावा हाई ब्लड शुगर, और इसके अलावा रिसेंटली सर्जरी अगर हुई हो तो इस वजह से ओस्टियोमाइलाइटिस के पैदा होने के या डेवलप होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपके पास ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन आएंगी। 54 में कहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस इन डायबिटिक पेशेंट स्पेशली फोकस ऑन। वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ हुई होती हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम ओस्टियोमाइलाइटिस से कैसे महफूज रख सकते हैं, तो उसके लिए हम किस चीज़ पर मेन फोकस करते हैं, फूड केयर पर हम मेन फोकस करते हैं, ठीक है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को कॉमनली ये डायबिटिक फूड प्रॉब्लम जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमनली उनको होती है, जो हमारे साथ इंडिपेंडेंट जो डिपेंडेंट डायबिटीज़ मिलाइटिस के पेशेंट होते हैं। 55 में कहते हैं कि इन चिल्ड्रन ओस्टियोमाइलाइटिस मोस्ट कॉमनली इफेक्ट विच बोन। जाहिर बात है हमारे साथ लेग्स के जो लार्ज बोन होते हैं, जिस लॉन्ग बोन होते हैं जिसको हम फीमर कहते हैं, तो प्रॉब्लम है सही, लेकिन ना पोजीशन है। जी तो देख क्या
एनी क्वेश्चन? फिफ्टी सिक्स की तरफ आ जाते हैं। 56 में कहते हैं कि व्हाट इज ओस्टियोपोरोसिस प्राइमरी करेक्टराइज। तो जाहिर बात है, मैंने कल पिछले क्लास में भी आपको कहा था कि ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे साथ बोन्स के मुख्तलिफ सेल्स होते हैं, ठीक है, किस्म है बोन सेल्स के मुख्तलिफ किस्म है। एक ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, एक ओस्टियोसाइड्स होते हैं और एक ओस्टियोक्लास्ट होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है ये बोन्स फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, बोन्स बनाने वाले सेल। ओस्टियोसाइड जो है इससे हमारे साथ क्या होते हैं, बोन सेल्स बनते हैं जो इमेच्योर सेल होते हैं। और ओस्टियोक्लास्ट ये बोन ईटिंग सेल्स होते हैं या बोन्स ब्रेकिंग सेल्स इसको आप कह सकते हो। तो ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, यही ओस्टियोक्लास्ट सेल एक्टिवेट होकर हमारे बोन्स के अंदर जाती है। बोन्स में मौजूद जो कैल्शियम डिपॉजिट हुए होते हैं तो उसको गुरेतना शुरू कर देती है और गुरेतते गुरेतते जो कैल्शियम होता है उसको बाहर निकालती है, ठीक है। क्योंकि खून में कैल्शियम की कमी आई हुई होती है तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये पोरोसिस होता है। तो जाहिर बात है, जब बोन से आप कैल्शियम को बाहर निकाल रहे हो तो मतलब ये है कि अंदर से आप बोन्स को कोकलेट कर रहे हो, उसको कमज़ोर कर रहे हो, तो इससे बोन्स की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और बोन में छोटे छोटे पोर्स बनना, सुराख बनना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से थोड़ा सा भी आपका पैर इधर उधर जाता है तो बोन्स टक करके टूट जाते हैं फिर कमजोरी की वजह से। तो ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन डेंसिटी वो लूज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो एमसीक्यूज नंबर 56 में करेक्ट ऑप्शन बी है। 57 में कहते हैं कि विच ग्रुप इज मोस्ट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ जो वमेन्स होती है, वमेन में ये मसला कॉमन होता है। और फिर इसके अलावा जो पोस्ट मेनोपॉजल वमेन होते हैं, मतलब जिन वो की उम्र जो है तकरीबन 50 या 45 से बढ़ चुकी होती है, तो ऐसे पेशेंट में फिर ओस्टियोपोरोसिस के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विच विटामिन डिफिशियंसी कैन कंट्रीब्यूट टू ओस्टियोपोरोसिस। तो जाहिर बात है, विटामिन डी की कमी की वजह से ओस्टियोपोरोसिस के होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। एमसीक्यूज 59 में कहते हैं कि व्हाट इज़ अ कॉमन साइन ऑफ ओस्टियोपोरोसिस। तो इसका जो कॉमन साइन है जो कि लोग बहुत ज़्यादा जो है ना इसको नोटिस नहीं करते, तो वो क्या है, रिड्यूस हाइट ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ जो है ना लोगों की जो हाइट है वो रिड्यूस होती चली जाती है, क्योंकि लोगों का जो स्केलेटन है वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ रहा होता है जिसकी वजह से हाइट कम हो रही होती है। तो ऑप्शन डी इसमें आपके पास करेक्ट आएगा। 60 में कहते हैं कि टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ऑस्टियोपोरोसिस। तो जाहिर बात है, ऑस्टियोपोरोसिस की में जो कॉमनली फ्रैक्चर लोगों को होते हैं तो वो कौन से टाइप है, मतलब वर्टिब्रल फ्रैक्चर लोगों को हो सकती है, ठीक है। कॉमनली वर्टिब्रल फ्रैक्चर जो है ये लोगों को हो सकती है। 61 में कहते हैं कि व्हाट इज द रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक टू हेल्प मैनेज एंड प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। तो हाई कैल्शियम डाइट हम पेशेंट को देते हैं, क्यों, क्योंकि स्टार्ट में ही मैंने आपको बता दिया है कि ब्लड में कैल्शियम की कमी जो है वो आ चुकी होती है, हाइपोकैल्सीमिया हो चुकी होती है। तो ब्लड में कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हमें ऐसे खुराक रिकमेंड किए जाते हैं जिसमें कैल्शियम जो है ना वाफर मिकदार में पाया जाता हो। तो इस वजह से जो है ना फिर उसको का के जो है ना फिर लोग क्या करते हैं, इस हाइपोकैल्सीमिक कंडीशन से बाहर निकल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए। फिर 62 में कहते हैं कि विच टाइप ऑफ मेडिकेशन कॉमनली यूज टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस। तो बिसफॉस्फोनेट जो है ना ये कॉमनली पेशेंट्स को दिए जाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए। फिजिकल एक्टिविटी रिकमेंडेड फॉर ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट यूजुअली इंक्लूड। अब वो पेशेंट जिनको ऑस्टियोपोरोसिस बोन डिसऑर्डर हो चुका होता है तो उनके लिए किस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ उनको रिकमेंड किए जाते हैं कि आपने ये एक्टिविटीज़ करने हैं। तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, वेट बेरिंग एक्सरसाइज। ये तो बिल्कुल पेशेंट को रिकमेंड नहीं की जाती क्योंकि बोन्स उनके ऑलरेडी क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो ये वेट बेरिंग एक्सरसाइज जो है ना उनको रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो एमसीक्यूज नंबर 64 है तो वो क्या है, व्हाट रोल डज एस्ट्रोजन प्ले इन डेवलपिंग ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन वुमेन। तो एस्ट्रोजन जो है ये क्या करती है, अमीनोपस के बाद जो बोन्स डेंसिटी है उसको लॉस कराने में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। डिक्रीज
एस्ट्रोजन जो है ये क्या हो जाता है, मेनोपॉज के बाद जो है ना इस हार्मोन्स की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है, और इस डिक्रीज की वजह से जो है ना हमारे साथ जो कैल्शियम की सिंथेसिस प्रोसेस है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और ब्लड में कैल्शियम की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से ओस्टियोक्लास्ट बोन से जो है ना कैल्शियम लेती है, और इस तरह से बॉन्स की जो डेंसिटी है वो लॉस होना शुरू हो जाती है। 65 में कहते हैं डायग्नोस्टिक टूल that is considered the gold standard for diagnosing osteoporosis के लिए वो डायग्नोस्टिक टूल जिसको गोल्ड स्टैंडर्ड के नाम से जाना जाता है वो क्या है, वो हमारे साथ डिक्सा डिक्सा स्कैन है। डिक्सा स्कैन जो है ये भी इससे हमारे साथ एक स्पेशल टर्म आता है जो कि इंशाल्लाह मैं फिर बता दूंगा आप लोगों को, या आप खुद भी इसको सर्च करें तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। 66 में कहते हैं कि व्हाट इज एन अर्ली सिम्टम ऑफ ओस्टियोपोरोसिस ऑफन मिस ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस। कहते हैं कि हमारे साथ जो ओस्टियोपोरोसिस की जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं जो कि शुरुआत में ज़्यादातर अमूमन हम क्या करते हैं, मिस करते हैं, वो क्या है, नॉन है। इट इज़ टिपिकली एसिम्टोमेटिक इन अर्ली स्टेजेस में, ये एसिम्टोमेटिक होता है। ये बात आप लोग अपने माइंड में याद रखें, ठीक है। कन्फ्यूजन का शिकार आप लोगों ने नहीं होना है, सही है। थोड़ी सी आप लोगों ने खुद से भी चीज़ों को देखना है। 68 की तरफ 67 की तरफ आ जाते हैं, कहते हैं कि व्हाट इज नॉट अ कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर ओस्टियोपोरोसिस। तो हाई फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो इससे ओस्टियोपोरोसिस के जो चांसेस है ये वो क्या होते हैं, कम होते हैं, वो फिर ओस्टियोपोरोसिस नहीं होता, ठीक है। 68 में कहते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर ओस्टियोपोरोसिस पेशेंट। अच्छा जी, ओस्टियोपोरोसिस पेशेंट के लिए जो है नर्सेस किस तरह से केयर के नर्सिंग मैनेजमेंट में, तो द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज का जो है ना पेशेंट्स को बताते हैं, बैलेंस डाइट का बताते हैं, क्यों, क्योंकि डाइट में कमी होती है तो इस वजह से वो होता है, और इस तरह से जो है ना उनको एहतियात करने के लिए कहते हैं ताकि गिर के किसी किस्म की इंजरी जो है इनको ना हो। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन आता है। 69 में कहते हैं कि हार्मोन थेरेपी माइट बी कंसीडर for the prevention of osteoporosis in post menopausal women, तो एस्ट्रोजन है, ठीक है। एस्ट्रोजन थेरेपी जो है ना ऐसे पेशेंट को जो है ना दी जाती है जो कि उनकी एज 45 से हो चुकी होती है, ताकि इनमें ये ओस्टियोपोरोसिस का मसला ना आए। 70 में कहते हैं कि विच व्हाट लाइफस्टाइल चेंज इज रिकमेंडेड टू हेल्प प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस। तो क्विटिंग स्मोक, स्मोकिंग छोड़ना जो है ये हमारे साथ एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के बोन डिसऑर्डर से आप बच सकते हैं, जिसमें स्पेशली हमारे साथ ओस्टियोपोरोसिस आता है। क्लियर है? एनी क्वेश्चन? जी सर। नो सर। ओके, वेरी गुड, वेरी